हेलो स्टूडेंट, भारतीय न्याय संहिता ये आपके नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ है। ठीक है, ये लेक्चर आपके जुडिशरी, जेएलओ, एपीओ, बैंकिंग, एलएलबी एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको पता है स्टूडेंट, हम इन लेक्चर्स में आपके प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी करा रहे हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन नंबर 20। प्रीवियस लेक्चर्स हमने आपके यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्ड कर रखे हैं, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 20, एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। हम अभी देख रहे थे आपका एक्सेप्शंस, अपवाद, कि क्या क्या हमारे अपवाद है, कि कौन कौन से ऐसे एक्ट है आपके, या कौन कौन से ऐसे आपके ओमिशन है जो कि आपके फॉल नहीं करते हैं बीएनएस के प्रोविजंस के अंदर। मतलब ऐसे एक्ट और ऐसे ओमिशन कि जिसकी सज़ा आपको बीएनएस में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसमें आपका सेक्शन नंबर 20 है एक्ट ऑफ चाइल्ड, एक बच्चे का एक्ट। ठीक है, बच्चे कोई कार्य जो बच्चा आपका 7 years से कम का है, जिसकी एज आपकी 7 years से कम की है। अगर कोई ऐसा बच्चा है आपका जो कि 7 years से कम का है, तो उस बच्चे के द्वारा किया गया कोई भी कार्य आपका ऑफेंस नहीं माना जाएगा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। ठीक है, नॉर्मल बात है कि जो एक बच्चा 7 साल से कम का है उसके द्वारा किया गया काम हम निगलेक्ट कर देंगे, हम उसे रिफ्यूज़ कर देंगे कि वो बीएनएस में आपके फ़ोन नहीं करेगा। इसका मैक्सिम है आपका मेलिटा एक्टम स्प्लेट या फिर डोली इनकैपेक्स। ये दो इसके रिलेटेड मैक्सिम्स है। ठीक है, डोली इनकैपेक्स और मेलिटा एक्टम स्पेक्टल। सेक्शन नंबर 20 जो है हमारी, वो डील करता है इस प्रोविज़न से कि इसके अंदर कहा गया है कि जो चाइल्ड है आपका 7 years से कम का, उसे हम डोली इनकैपेक्स कहते हैं। मतलब उसका माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वह समझ सके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे किसी काम के, किसी काम को करने से क्या उसके रिजल्ट रहेगा, क्या कॉन्सिक्वेंस रहेंगे। वो बच्चा उसको समझने में इनकेपेबल है। क्यों इनकेपेबल है? क्योंकि उसकी अभी इतनी मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुई है, वह बच्चा 7 साल से कम का है। ठीक है, तो हम इस पर कोई टेस्ट नहीं करेंगे, हम उसकी मेंटल एबिलिटी को चेक नहीं करेंगे, हम सीधा ही बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उसको रिलैक्सेशन दे देंगे। ठीक है, इसके अंदर हम उसको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी देंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी हम उसको देंगे। इट कंज्यूम्स दैट ही कैन नॉट डिस्टिंग बिटवीन राइट और रॉन्ग। हम ये मानेंगे कि वो बच्चा जो है वह डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है, अंतर नहीं कर पा रहा है किसके बीच में, क्या सही है और क्या गलत है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। ओके, क्योंकि उसकी मेंटल एबिलिटी अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है कि वह समझ सके, और उसके माइंड में ऐसे विचार आने भी, क्या बोलते हैं उसको, उसकी ऐसी इंटेंशन भी नहीं हो सकती। क्योंकि जब उसके माइंड इतना डेवलप होगा तभी वो तो वह इंटेंशन रखेगा, किसी के प्रति कोई आशय रखेगा। लेकिन उसकी इतनी मेंसरिया ही नहीं डेवलप हुई है, और हमें पता है कि क्राइम के लिए आपका मेंसरिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम 7 साल से बच्चे जो आपका छोटा है उसको हम बीएनएस के अपराध में नहीं मानेंगे। ओके, हिंदी में स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम वाले इसको वीडियो पोस्ट करके भी एक बार सुन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका इससे रिलेटेड केस लॉ। केस लॉ है आपका क्वीन वर्सेस लुखनी अदानी। ठीक है, 1874 का आगरा अदानी। कोर्ट हेल्ड दैट mere evidence of age would be conclusive proof of the innocence of the child and would ipso facto and answerable to any change against him। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोर्ट, अगर हमने सिर्फ प्रूव कर दिया, एविडेंस हमने सिर्फ इसका दिया है कि बच्चे की एज का हमने कोई एविडेंस दिया है, हमने जन्म प्रमाण पत्र या फिर उसका कोई भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट ऐसा दिया है जो कि उसकी एज को बता रहा है, हमने सिर्फ वही एविडेंस दिया है आपका, तो वो केवल से वही एविडेंस आपका मान्य हो जाएगा इस बच्चे को, मतलब कि इस बीएनएस में अपराध से बचाने के लिए। ठीक है, इस केस में कहा गया आपका, और कोई डॉक्यूमेंट और कोई उसकी टेस्ट लेने की आवश्यकता नहीं है, उसकी एज का जो एविडेंस है वही सफिशेंट है आपका। नेक्स्ट है आपका हीरालाल मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1977।
हीरालाल मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1977. Supreme Court held that the proof of age of dad he is under 7 years of age would be absolute the चाइल्ड ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, अगर हमने किसी बच्चे की एज देख क्या दे दिया है यहाँ पे, डैड नहीं डैड है, डैड. ठीक है, डैड. हमने किसी बच्चे की एज का अगर हमने उसका एविडेंस दे दिया है तो वही इसके लिए सफिशिएंट है. हम उससे पता लगा सकते हैं कि बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट इतनी नहीं हुई है कि वह गुड और बैड के बीच में डिफरेंशिएट कर सके. तो इस केस में भी आपका ये कहा गया था. ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट केस आपका ये है इस सेक्शन से रिलेटेड, सेक्शन 20 से रिलेटेड. नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 21, एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग. इस सेक्शन में आपको कहा गया कि जो बच्चा आपका 7 साल का या 7 साल से बड़ा है या 12 ईयर से कम का है, 7 से 12 ईयर तक का कोई बच्चा है अगर, तो हम उस देखेंगे, चेक करेंगे उसकी मेंटल कैपेसिटी, कि उसकी मेंटल कैपेसिटी हम चेक करेंगे क्या बच्चे की इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वह क्या गलत है क्या सही है को समझ सकता है. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्या बच्चे में इतनी है कि वह रॉन्ग और राइट का डिफरेंशिएट कर सकता है. अगर हम इस बात के बाद ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ यस कि बच्चा इतना कैपेबल है तो हम उसे ऑफेंस की सज़ा देंगे. अगर हम ये देखते हैं कि नहीं बच्चा इतना इनकेपेबल है, बच्चा कैपेबल नहीं है, तो फिर हम उसे क्या करते हैं, हम उसे बीएनएस में सज़ा नहीं देंगे. ठीक है, तो सेक्शन नंबर 21 आपका कहता है, याद करने का तरीका तो 21 का उल्टा लिख दीजिए तो ये 12 हो गया, तो पता लग जाएगी 12 ईयर्स के बच्चे वाली बात यहाँ पे हो रही है. ठीक है, 21 सेक्शन इसको उल्टा करके होगा तो 12, मतलब कि जो सेक्शन 21 है वो बात कर रहा है आपके 12 साल वाले बच्चे की. 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे, ठीक है, समझने वाले बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है. नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अबव 7 ईयर्स ऑफ एज. कोई भी चीज़ ऐसी आपकी ऑफेंस नहीं मानी जाएगी जो कि किया गया है आपके 7 साल से बड़े बच्चे के द्वारा और 12 साल के बच्चे तक. ठीक है, ही इज़ नॉट अटेन सफिशेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन अपने ब्रैकेट में हाईलाइट कर दीजिए, ही हैज़ नॉट अटेन्ड सफिशेंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग. उसके पास इतनी मैच्योरिटी नहीं डेवलप हुई है कि वह समझ सके कि क्या गलत है क्या सही है. मैच्योरिटी उसके अंदर भी नहीं आई है कि वह समझ सके या जज कर सके द नेचर, क्या इसका मतलब कि किस टाइप का ऑफेंस है ये और क्या इसके प्रभाव रहेंगे. ठीक है, जो कि वह एक्ट कर रहा है उससे रिलेटेड. मैक्सिम है इसकी डोली कैपेक्स, पीछे लिया थी डोली इन कैपेक्स और ये है आपकी डोली कैपेक्स. इन ऑर्डर टू क्लेम एक्सेप्शन, जब हमें एक्सेप्शन लेनी है अपवाद में, हमें अपवाद का बेनिफिट लेना है तो क्या होगा, चाइल्ड मस्ट नॉट हैव, तो उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा कि जो बच्चा आपका क्या नहीं है, नॉट अटेन सफिशिएंट मैच्योरिटी. जिस बच्चे ने आपकी मैच्योरिटी अटेन नहीं की है, ठीक है, किस चीज़ की मैच्योरिटी, कि वो जज कर सके या अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके या उस बात का निर्णय ले सके किसका, कि नेचर क्या है और कॉन्सिक्वेंस क्या है, क्या किस प्रकार का एक्ट है और इसके एक्ट करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका जजमेंट वह नहीं कर सकता है, तो हम उसको डोली कैपेक्स कहेंगे. ठीक है, डोली कैपेक्स इस मैगजीन में ये कहा गया है कि अगर बच्चा केपेबल है तो हमें उसको एक्टस या मैंसलिया मान के उसको सज़ा देंगे, और अगर बच्चा इनकेपेबल है तो हम ये मानेंगे कि इस बच्चे की मैंसलिया नहीं है, ना एक्टसिया है, और बच्चे को हम बीएनएस में अपवाद में इंक्लूड कर लेंगे. ठीक है, टेस्ट टू क्वालिफाई इम्यूनिटी डिपेंड ऑन द फैक्टर. अब हम स्टूडेंट 3 चीज़ें देखेंगे, ये आप मेंस में ऐड कर सकते हैं कि हम 3 चीज़ें देखेंगे इस बात को देखने के लिए कि क्या बच्चा कैपेबल है या नहीं है. ठीक है, इस बात को देखने के लिए हम ये 3 चीज़ें देखेंगे. पहला, नेचर ऑफ द एक्ट, क्या ऑफेंस किया बच्चे ने, ठीक है, नेचर ऑफ द एक्ट क्या है आपका. सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ द ऑफेंडर, क्या वह ऐसा काम बार बार कर रहा है, क्या एक्ट किया, क्या ये का एक्ट वो बार बार कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट है डी मैन्योर
एंड अपीयरेंस ऑफ द ऑफेंडर, मतलब उसका अपराधी व्यवहार कैसा है और रूप रंग कैसा है, मतलब कि उसके बच्चे ने व्यवहार कैसा है, उस एक्ट करने के बाद उसने क्या क्या रिएक्ट किया, ठीक है, उसके बचाव में कोई कार्य किया या कुछ कुछ कोई काम किया, तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट आप कोई एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें मैंने ऐड ऑन नहीं किया हुआ एग्जांपल। देखिए क्या हुआ, एक बच्चा था जिसका नाम है ए एक चाइल्ड है, ठीक है। इसने क्या किया, इसने एक शॉप से या ऐसे मान लीजिए किसी के घर से, ठीक है, किसी के होम से, मान लीजिए किसी के घर से इसने क्या किया, इसने वहाँ से कोई ऑर्नामेंट यानी आपका कोई ज्वेलरी, कोई सोने की चैन वगैरह वहाँ से थेफ्ट कर ली, चुरा दी। और चोरी करने के बाद ये क्या करता है, उसे ज्वेलरी शॉप पे जाके बेच देता है, ठीक है, ज्वेलरी शॉप पे जाके इसको सेल कर देता है उसको, ठीक है। तो हमें पता लग रहा है कि बच्चे का इंटेंशन क्या था, और वहाँ से वो ले लेता है मनी, पैसे ले लेता है। तो इससे क्या पता लग रहा है कि जो चाइल्ड है आपका वो इतना केपेबल है, उसे पता है कि मैं अगर इसे ज्वेलरी शॉप पर बेचूंगा जाकर इस गोल्ड चेन को, तो मुझे क्या मिलेंगे, मनी मिलेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं इसका क्या था, इंटेंशन यहाँ पे शामिल हो गया है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा नेचर ऑफ द ऑफेंस, मतलब इस कार्य से हमें, नेचर ऑफ द एक्ट से हमें साफ पता लगा कि बच्चे को इतनी समझ है कि मैं अगर इसको ज्वेलरी शॉप पे बेचूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, ठीक है। सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ द ऑफेंडर, मान लीजिए ये काम वह बार बार करता है, चोरी करता है और सामान बेचता है, चोरी करता है, सामान बेचता है और पैसे कमाता है, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ द ऑफेंडर से रिलेटेड हो गया। थर्ड पॉइंट है आपका डीमैन्योर एंड अपीयरेंस ऑफ द ऑफेंडर। इस केस के अंदर हम ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए उस बच्चे ने उस शॉप पे जाकर ज्वेलरी बेची और पैसे लिए। जैसे उसने पैसे लिए वहां से, तो उसने देखा कि दो पुलिस वाले उसके सामने चलते हुए आ रहे हैं। वो डर गया, ठीक है, और उसने पैसों को क्या किया, छुपा दिया, पैसों को छुपा दिया, ठीक है। तो उसका क्या हो गया, यहाँ पे उसका व्यवहार अब ऐसा है कि हाँ उसे पता है कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या रहेगा, कि मैंने जब सोने की चैन बेची, पैसे कमाए, तो ये एक अपराध है और मुझे इसकी सज़ा मिल सकती है। तो इस सज़ा को छुपाने के लिए उसने क्या किया, ऐसा व्यवहार दिखाया, मतलब पैसे छुपाए। तो मतलब उसके अंदर इतनी मेंटल एबिलिटी है, मेंटल कैपेबिलिटी है कि वह ऑफेंस को छुपा भी सकता है। तो अगर ये पॉइंट्स पे भी हम देखें तो हमें पता लगता है कि जो वो बच्चा है, जो वो चाइल्ड है, वो इतना केपेबल है कि वह समझ सकता है कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है, ठीक है। हमने जो स्टूडेंट पीछे केस देखा था हीरालाल मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें आप ये, इसके अंदर जजमेंट में ये भी कहा गया था कि अगर बच्चा आपका 7 साल से बड़ा, ठीक है, और 12 साल से छोटा है, तो हम वहाँ पे क्या देखेंगे, हम वहाँ पे उसको तो वह डोली इनकैपेक्स वाले में ना फॉल करके डोली कैपेक्स में फॉल करेगा। मतलब डोली इनकैपेक्स में तो हम कुछ भी टेस्ट नहीं करते, सीधा उसको फ्री कर देते हैं ऑफेंस से। लेकिन डोली कैपेक्स में हम क्या करते हैं, डोली कैपेक्स में हम प्रॉपर टेस्ट करते हैं, उसकी सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, ठीक है, उसके बाद ही हम उसे पनिशमेंट देते हैं, ठीक है। फिर एक मैक्सिम आती है आपकी मेलिशिया स्प्लिट एक्टेटम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैलिस सप्लाइज डिफेक्ट ऑफ ईयर्स। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि कैसा ऑफेंस हुआ है, कितना मैलाइज, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं दुर्विचार, ठीक है, उसके जो विचार कैसे थे, वो ऑफेंस करना चाहता है या था या नहीं था, उसके माइंड में ऐसी इंटेंशन थी या नहीं थी, वो मैलाइज में आते हैं। तो जब हम बात करते हैं 7 से 12 साल के बच्चे की, तब हम देखेंगे डिग्री ऑफ द मैलाइज, कि उसके माइंड में क्या सच में ही ऐसे कार्य करने की दुर्भावना थी या नहीं थी, ठीक है। हम ऐसी परिस्थितियाँ देखेंगे जिससे हमें पता लगे कि हाँ इस व्यक्ति में वास्तव में दुर्भावना थी इस काम को करने के लिए, और ये व्यक्ति की उम्र 7 साल से 12 साल तक की है। ओके, कोई डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मल सा ये सेक्शन है। नेक्स्ट है आपके उला महापात्रा केस। उला महापात्रा केस में क्या हुआ, अ बॉय ओवर 11 years बट लेस देन 12 years
threatened to kill a person by cutting into pieces and actually kill him. एक 11 साल का बच्चा था, उसने क्या किया, मतलब 11 साल से बड़ा और 12 साल से छोटा, ठीक है। उसने किसी पर्सन को कहा कि मैं तुझे मार के टुकड़ों में काट दूंगा, और वास्तव में उसने उसको मार दिया, ठीक है। द कोर्ट हेल्ड दैट द एक्शन ऑफ द बॉय could lead to one interfere that he did, but he intended to do and knew that his actions could kill the disease. इसके अंदर कोर्ट ने क्या कहा कि हाँ, उस बच्चे में इतनी समझ थी कि उसको पता था कि मैं अगर इसको मतलब मारूंगा तो ये मर जाएगा, और उसको उसने छुपाने के लिए कहा मैं टुकड़ों में काट के तुझे मार दूंगा। उसके अंदर इतनी मेंटल कैपेबिलिटी थी, तो इस बच्चे को हम क्या देंगे, सजा देंगे, ठीक है। ये आपका एक केस था, उला महापात्रा केस। ओके, अदालत ने माना कि लड़के के इस कृत्य में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया और उसे पता था कि उसके इस कृत्य से मृतक की मृत्यु हो सकती है, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये थे आपके सेक्शन नंबर 20 एंड 21। इसको याद करने का ट्रिक देख लीजिए आप। 20 में देखिए आप क्या है, 20, मतलब बच्चा कितने साल का है, 7 साल से कम का। 0 मतलब कि उसकी एज, 0 हमेशा कम होता है ना, 0 छोटा है 7 से, मतलब क्या हो गया कि जो बच्चा है आपका 7 साल से कम का है, ये याद कर सकते हैं ऐसा। और जब मैं 21 लिखती हूँ तो 21 का अपोजिट करके मैंने क्या लिखा, 12। तो बच्चा कितने साल का है, लगभग 12 साल का, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि 20 बात करता है आपकी जो बच्चे 7 साल से कम के हैं। नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 22, एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड 22 में ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है जो कि आपके दिमाग रूप से थोड़े से विकलचित व्यक्ति, जिनको आप कहते हैं अस्वस्थ मन वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कृत्य, ठीक है। आप अपने बेर एक्ट में देख लीजिए कि अनसाउंड माइंड को वहाँ क्या लिखा हुआ है, वैसे इसको विकलचित व्यक्ति भी कहते हैं हम, ठीक है। एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि दिमाग से मतलब थोड़ा सा वो डिसेबल है, ठीक है, मेंटली रूप से वो डिसेबल है, अनसाउंड माइंड का है वो व्यक्ति, तो उसके द्वारा अगर कोई कार्य किया जाएगा तो हम उसे ऑफेंस नहीं मानेंगे। नॉर्मल लैंग्वेज आपकी ये कहती है, ठीक है। अब बेयर एक्ट आपका क्या कह रहा है, नथिंग इज एन ऑफेंस, कुछ भी ऐसा अपराध आपका नहीं माना जाएगा विच इज डन बाय अ पर्सन, जो कि एक पर्सन ऐसे के द्वारा किया गया, हु एट द टाइम ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जो उस समय, जिस समय अपराध हुआ उस समय क्या था, अनसाउंड ऑफ माइंड के होने के कारण, मतलब अनसाउंड ऑफ माइंड था उसका, ठीक है, माइंड उसका अस्वस्थ था, इसके लिए वह समझ नहीं पा रहा था, क्या नहीं समझ पा रहा था, ना ही वह जान पा रहा था क्या, कि किस प्रकृति का वह ऑफेंस कर रहा है, किस प्रकृति का वह कार्य कर रहा है, एक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर उस व्यक्ति ने कोई अनसाउंड ऑफ माइंड में आके कुछ ऐसा एक्ट कर दिया जो कि एक ऑफेंस है आपका बीएनएस में, तब भी उस व्यक्ति को आपकी सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन जब वो अनसाउंड माइंड होना कब चाहिए, अनसाउंड माइंड तब होना चाहिए जब वह वो एक्ट कर रहा होगा, तब, ना पहले ना बाद में। जिस टाइम पे वह एक्ट कर रहा है उस टाइम की हमने बात की है, पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल, इसके अंदर स्टूडेंट आपके 3 टेस्ट आते हैं, ठीक है, और ये रूल है और टेस्ट है आपके। एक मैकनॉक्टन रूल, अगर पूछा जाए मैकनॉक्टन रूल आप किससे रिलेटेड है, तो वह रिलेटेड है आपका अनसाउंड ऑफ माइंड से रिलेटेड। आई थिंक स्टूडेंट ये आपके एक बार एआई में पूछा गया क्वेश्चन था, मैकनॉक्टन रूल आपका किससे रिलेटेड है, तो अनसाउंड माइंड से रिलेटेड है। इसको टेस्ट करने के लिए हम करते हैं वाइल्ड बीस्ट टेस्ट करते हैं, जो कि आपके आर वर्सेस आर्नोल्ड केस में कहा गया था, ठीक है। आर वर्सेस आर्नोल्ड केस के अंदर ये टेस्ट आपका इंट्रोड्यूस किया गया था, वाइल्ड बीस्ट टेस्ट। नेक्स्ट आपका इंसेन डिल्यूजन टेस्ट, इंसेन डिल्यूजन टेस्ट हैटफील्ड केस को जिसके अंदर बताया गया था, हैटफील्ड जो केस है आपका उसके अंदर इस टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, इंसेन डिल्यूजन टेस्ट। और अगला है आपका धर्म रूल, धर्म वर्सेस यूएस, ठीक है। इसके अंदर मैक्सिम्स है आपकी, नोट डाउन कर लीजिए। मैक्सिम है आपकी, वन हु सिंस व्हेन ड्रंक शुड बी पनिश व्हेन ही इज सोबर। ये देखो स्टूडेंट, अनसाउंड माइंड ऑफ, जैसे अगर आप सेक्शन नंबर आगे वाले सेक्शन देखेंगे, सेक्शन नंबर 23
उससे रिलेटेड भी ये है और 22 से रिलेटेड भी है, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में सेक्शन नंबर 23 आए तो पहली प्रेफरेंस आपको इस मैगजीन के लिए ये देनी है, लेकिन अगर वहाँ पे सेक्शन नंबर 23 का मेंशन नहीं है, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो आपको सेक्शन नंबर 22 अनसाउंड ऑफ माइंड के अंदर इस मैगजीन्स को लिख के आ जाना है, ठीक है। कि आपको पता है स्टूडेंट, कई पर्सन ड्रंक करने के बाद क्या हो जाते हैं, ड्रंक करने के बाद कोई मतलब उनका माइंड ऐसे काम नहीं करता, ठीक है, तो उसके अंदर वह कोई ऑफेंस कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या उस पर्सन ने खुद से ड्रिंक किया था, खुद से उसने इंटॉक्सिकेशन किया था, या किसी ने उसको दिया था इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। अगर उस व्यक्ति ने जानबूझ के इंटॉक्सिकेशन किया है और फिर वो कोई एक्ट करता है, तो हम उसे क्या मानते हैं, हम उसे ऑफेंडर ही मानते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आपका मैगजीन है। नेक्स्ट है अ मैड मैन हैज़ नो विल, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि एक जो अनसाउंड माइंड होता है उसकी खुद से कोई इच्छा नहीं होती है, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं अगर कुछ उसने एक्ट किया, कोई ऑफेंस किया, तो उसे ये नहीं पता है कि इस एक्ट से इससे क्या इसके कॉन्सिक्वेंस रहेंगे, इससे क्या ऑफेंस में वो फॉल डाउन करेगा, तो हम उसे क्या दे देते हैं, रिलैक्सेशन दे देते हैं। नेक्स्ट है अ मैड इज लाइक वन हु इज एब्सेंट, एक मैड पर्सन ऐसा है जैसे कोई है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसका खुद का माइंड तो काम नहीं कर रहा होता, तो हम उसको एक एब्सेंट की तरह ही लेके चलते हैं, ठीक है। ये तीनों मैगजीम्स आप इसके अंदर लिख सकते हैं, और ये जो मैगजीम है आपकी, ये सेक्शन नंबर 23 में भी आप लिख सकते हैं, मतलब मेनली तो 23 की है, पर 22 में भी आप इसको लिख सकते हैं। Generally, mens-rea is taken to be established एलिमेंट ऑफ क्राइम। नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि जो हमारा मेंसरिया है, ठीक है, जो हमारे मेंसरिया है वो क्या है, क्राइम का एक असेंशियल पार्ट है। इट इज सैड फ्यूरियस न्यूला वोलेंट एस्ट अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर कैनॉट बी सैड टू हैव कमिट अ क्राइम एज ही डज नॉट नो व्हाट ही इज डूइंग। तो जो एक व्यक्ति है जो कि क्या है, डिसेबल है, मेंटली डिसेबल है जो पर्सन, अगर उसने कोई क्राइम किया है तो हम उसको अपवाद में डालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो जानता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है, तो हम उसे इसमें डालेंगे। और ये स्टूडेंट आपकी एक मैगजीम और आ गई, इसे भी आप अपने बेरक में लिख लीजिए, ठीक है, इसका मतलब ये आगे लिखा हुआ है। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि इंसैनिटी क्या है, मतलब जो व्यक्ति सेन है, ठीक है, मानसिक रूप से वह डिसेबल है, तो इनसेन पर्सन क्या माना जाएगा आपकी बीएनएस के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट इसके अंदर हम आपके इनसेन से आपको पता है कि जो पर्सन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का होता है, अनसाउंड माइंड होता है जिसका, उसको हम क्या मान के चलते हैं, इनसेन मान के चलते हैं मेडिकल टर्म में, ठीक है। ये डिसऑर्डर ऑफ माइंड है, माइंड का एक मतलब कि डिसऑर्डर है जिसके अंदर पर्सन केपेबल नहीं रहता उसका माइंड कि वो रीजनेबल कैपेसिटी उसके अंदर रहे, ऐसा नहीं होता है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है कोई भी नेचर और कॉन्सिक्वेंस को, ठीक है, तो उसे हम इंसेन कहते हैं आपके। स्टूडेंट आपका ये केस आता है, इस केस में आपका है R.V. डैनियल मैकनोटन, जिसके कारण आपका मैकनोटन रूल आया, इसको हम मैकनोटन केस भी कहते हैं, मैकनोटन रूल भी कहते हैं। ये R.V. डैनियल मैकनोटन इसका पूरा ये है, ठीक है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंसैनिटी इज अ डिफेक्ट ऑफ माइंड विच इम्पेयर्स द मेंटल फैकल्टी ऑफ मैन। इनसेन या अनसाउंड ऑफ माइंड क्या है, ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसके कारण एक पर्सन क्या हो सकता है, उसके मेंटल सोचने की एबिलिटी कम हो सकती है, ये तो नॉर्मल बात है, आप सबको पता है, ठीक है। इंसैनिटी इन टर्म ऑफ लॉ मीन्स डिसऑर्डर ऑफ माइंड विच इम्पेयर्स रीजनेबल कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू सर्च एंड अंडरस्टैंड एंड टू रेंडर एन इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्ट। तो स्टूडेंट अगर मैं आपसे पूछूं कि बीएनएस में आप कौन सा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड लेके चलोगे, मतलब कौन सा मेंटल डिसऑर्डर लेके चलोगे, तो आप कहोगे अगर व्यक्ति हमारा लीगल क्या है, आपका लीगल इंसैनिटी है उसकी, मतलब दो इंसैनिटी होती है, एक तो आपकी लीगल इंसैनिटी होती है, एक आपकी मेंटल इंसैनिटी होती है। अगर आप मेडिकल टर्म में देखोगे तो बहुत सारे व्यक्ति को अलग अलग डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, उन सबको वो मेंटल डिसऑर्डर्स में इंक्लूड करते हैं। जैसे आपके डिप्रेशन को भी मेंटल डिसेबिलिटी मानी जाती है, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति है जो कि मतलब कि इमोशनली थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, डिप्रेशन नहीं है, वह वैसे थोड़ा सा इमोशनल रहता है, डिस्टर्ब रहता है, तो उसे भी हम
क्या बोलते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में हम उसे इंसेन मान लेते हैं। तो हमें अपनी बीएनएस की, जब हम इंसैनिटी की बात करते हैं, बीएनएस में जब हम इंसैनिटी की बात करते हैं, तब हम टर्म लेके चलते हैं लीगल इंसेन। हमें कोई मतलब नहीं है कि पर्सन डिप्रेशन में है या इमोशनल डिस्ट्रेस से गुजर रहा है या कुछ और प्रकार की उसको डिसेबिलिटी है, ठीक है, इंसैनिटी है, हमें ये नहीं देखना है। हमें सिर्फ लीगल इंसैनिटी देखनी है कि क्या वह व्यक्ति इतना कैपेबल है कि वह समझ पा रहा है कि वह क्या एक्ट कर रहा है। अगर वह व्यक्ति समझ पा रहा है कि वो क्या एक्ट कर रहा है, उस एक्ट के करने से क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके ऊपर, ठीक है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंस रहेंगे, क्या प्रभाव रहेंगे, तो हम उसे बीएनएस में ऑफेंडर मान लेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति जिस टाइम ऑफेंस हो रहा है उस समय वह इतना कैपेबल नहीं है समझने के लिए कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, तो हम उसे आपका बीएनएस में ऑफेंडर नहीं मानेंगे, ठीक है, समझ गए। अगर मैं बात करती तो हम सिर्फ बात करते हैं लीगल इंसैनिटी की, ठीक है, दूसरी इंसैनिटी, मेंटल इंसैनिटी की हम बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट है केस आपका लक्ष्मी वी स्टेट 1959 का केस है। Section 22 lays down is note that the accused claiming protection under this should not know as the act to be right or wrong, but the accused should be incapable of knowing whether the act done by him is right or wrong. Capacity to know a thing is called different from what a person knows. Inherent or organic incapacity is protected and not the wrong or erroneous belief. इसके अंदर स्टूडेंट, इस केस में ये कहा गया आपका कि हमें ये नहीं पता, हमें ये नहीं देखना कि पर्सन को ये बात का पता है या नहीं है, ठीक है। हमें अगर ये है कि भाई वो इनकेपेबल है समझने के लिए क्या रॉन्ग है क्या राइट है, तो हम उसको क्या कर देंगे, हम उसे आपका इसमें एक्सेप्शन में फॉल आउट कर देंगे। हमें ये नहीं जानना कि क्या पर्सन को सच में ही मतलब कितना ज्ञान है, कितना कुछ वो समझ सकता है या नहीं समझ सकता, नहीं। हमें सिर्फ उस एक्ट की बात करनी है। अगर वो उस एक्ट को समझ पा रहा है तो हाँ वो ऑफेंडर है, अगर वह एक्ट को नहीं समझ पा रहा तो वह ऑफेंडर नहीं है, ठीक है। हमें उसकी कोई भी इतना ज़्यादा मतलब कि उसकी पर्सनल जो उसके बिलीव्स है या पर्सनल उसके पर्सन की खुद की नॉलेज है उसके बारे में हमें नहीं देखना है, ओके। नेक्स्ट केस है आपका दयाभाई ठाकर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इन ऑर्डर टू प्रूव द डिफेंस ऑफ अनसाउंड ऑफ माइंड, बोथ मेडिकल अनसाउंडनेस एंड legal unsoundness have to be proved. Unsoundness of mind must exist at the time of commission of offense and the onus is on the accused, ठीक है। अब accused पे वह डिपेंड करता है कि वह प्रूफ करे कि उसको अनसाउंड ऑफ माइंड थी। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए ये, और रिबर्टेबल प्रिजम्पशन होनी चाहिए। इसमें क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, ये हम देख के चलेंगे। जब हम देखेंगे कि मेडिकल अनसाउंडनेस पर्सन को कितनी है और लीगल अनसाउंडनेस ऑफ कितनी है, ठीक है। ये मेडिकल टर्म में उसको अनसाउंडनेस है तो वो क्या क्या है, और अगर हम लीगल टर्म में लेके चले तो उसे क्या क्या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, ये हमने पहले देखा। फिर इस बात को प्रूफ करना कि हाँ सर कि मैं सच में अनसाउंडनेस माइंड का हूँ, ये आपके एक्यूज्ड को फॉल करेगा। प्रोसिक्यूशन इसमें कुछ नहीं करेगा, एक्यूज्ड ही आपका प्रूफ करेगा कि हाँ सर सच में मैं अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का हूँ, ठीक है। और उसको ऐसे प्रूफ कैसे करना है, उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी पॉइंट पे कि क्या वह सच में इनकेपेबल है या नहीं है। उसे सारे डाउट्स को क्लियर करना होगा, और ऐसा प्रिजम्पशन जो कोर्ट मान के चलेगी वो रिबर्टेबल है। मतलब कि हम कोई और एविडेंस देखकर भी ऐसी प्रिजम्पशंस को आपके कैंसल आउट कर सकते हैं, ठीक है। जो प्रिजम्पशन ली जाएगी वो फाइनल नहीं होगी, वो रिबर्टेबल होगी, चेंजेबल होगी, ओके। खंडनीय अनुमान। डिफरेंस बिटवीन मेडिकल इंसैनिटी एंड लीगल इंसैनिटी। स्टूडेंट मैं आपको बता चुकी हूँ मेंटल अनसाउंडनेस क्या होती है और लीगल अनसाउंडनेस क्या होती है, ठीक है। मेंटल अनसाउंडनेस में आते हैं डिसीज ऑफ माइंड, जिसमें आप देखेंगे थाउजेंड ऑफ डिसीज होती है माइंड से रिलेटेड, सबको हम मेंटल अनसाउंडनेस में इंक्लूड करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लीगल इंसैनिटी की, तब हम बात करते हैं उसकी सिर्फ कैपेसिटी की, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ माइंड की हम बात करते हैं, ये पता लगने का कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है, इतना अगर वह समझ पा रहा है तो हम उसको लीगल इंसेन मानेंगे या नहीं मानेंगे, ठीक है। या वीडियो पोस्ट करके इसको एकदम आराम से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है आपके दो सेक्शन 23 एंड 24 सेक्शन, जो आपकी बात करते हैं इंटॉक्सिकेशन से, ठीक है। हमने जो टेबल बनाया था उसके अंदर जो इंटॉक्सिकेशन के टेबल था आपका, उसके अंदर आता है आपका सेक्शन नंबर 23
and 24. Okay. An act of person incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will. एक पर्सन है वो जजमेंट नहीं ले पा रहा है, इनकेपेबल हो गया है। किसके लिए, किस कारण से इनकेपेबल हुआ कि किसी पर्सन ने उसको इंटॉक्सिकेट कर दिया, ठीक है, कोई नशीला पदार्थ उसको दे दिया है, ठीक है, इंटॉक्सिकेट कर दिया है। और इंटॉक्सिकेशन कैसे किया? अगेंस्ट हिज विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको इंटॉक्सिकेट किया गया है। किसी ऐसे व्यक्ति का कृत्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मादक द्रव्य के सेवन के कारण निर्णय लेने में असमर्थ हो। ओके। नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी चीज़ ऐसे ऑफेंस नहीं मानी जाएगी। हु इज डन बाय अ पर्सन, जो किसके द्वारा की गई है? एक पर्सन के द्वारा की गई है, जो कि हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जो उस समय उस एक्ट को करते समय, ठीक है, सिर्फ हम उस टाइम की बात कर रहे हैं, पहले से कोई मतलब नहीं है, बाद में कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उस टाइम की हम बात कर रहे हैं। उस टाइम पे वह पर्सन क्या था? इंटॉक्सिकेशन होने के कारण, ठीक है, नशीले पदार्थ के सेवन के कारण इनकेपेबल था। इनकेपेबल था ये जानने के लिए कि वह क्या काम कर रहा है, और इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, वो इनकेपेबल हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि उसने इंटॉक्सिकेशन किया था। इंटॉक्सिकेशन हुआ कैसे था? बिना उसकी नॉलेज के और अगेंस्ट हिज विल, उसके कोई नॉलेज नहीं थी और या फिर उसकी इच्छा के विरुद्ध, ठीक है, उसे पता ही नहीं था या किसी ने जबरदस्ती उसको इंटॉक्सिकेशन कराया। तो कोई पर्सन आपका इन पॉइंट्स में फॉल आउट होता है तो उसको भी एक्सेप्शन में डाला जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके केसेस है। और स्टूडेंट इस केस को हम कहते हैं, एक सेकेंड, इनवॉलेंटरी लिख लीजिए यहाँ पे, इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी मतलब कि इच्छा के विरुद्ध, ठीक है। एक होता है वॉलेंटरी, मतलब खुद से ही उसने ऐसे मादक पदार्थ का सेवन किया है, और इनवॉलेंटरी मतलब उसको खुद से नहीं किया, उसने किसी और पर्सन ने उसको इंटॉक्सिकेशन कराया है। केस है आपकी ये रेंगर वर्सेस फोक्सा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है आपका। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस ब्रेड केस, डीपीपी वर्सेस ब्रेड भी कहते हैं इसको, 1920 का केस है आपका। ये जथुराम शुक्ला नागबाक्षी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1960 का केस है। ओके, ये 3 केसेस है इसके, आप नोट डाउन कर लीजिए अपने बैरक में। अब हम केस देखते हैं डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस ब्रेड 1920। इसमें ये कहा गया था कि अगर सिर्फ इस फैक्ट से, इट वॉज हेल्ड एट मेयर फैक्ट दैट एन इंटॉक्सिकेशन वाज administered to him by another person without his knowledge or against his will does not qualify him for exception under this section। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ इस बात का आपने फैक्ट दे दिया कि सर मुझे तो किसी और व्यक्ति ने क्या कराया था, इंटॉक्सिकेशन कराया था, तो सिर्फ इस बात का फैक्ट आपका होने के कारण, सिर्फ इस बात का तथ्य होने के कारण आपको हम एक्सेप्शन नहीं देंगे। आपको साथ में ये भी एस्टेब्लिश करना है कि सर उसके कारण मेरी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मतलब सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी थी मेरी, ठीक है, और ऐसा इंटॉक्सिकेशन मुझे विदाउट मेरे नॉलेज के और मेरी इच्छा के विरुद्ध कराया गया था। ये भी आपको साथ में प्रूव करना है कि सर ऐसे इंटॉक्सिकेशन कारण मेरी सोचने की क्षमता ही खत्म हो गई थी। ओके, तो इसमें ये मामले में आपका कहा गया था। नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 24। Section 24, offense requiring a particular intent or knowledge committing by one who is intoxication। ऑफेंस तभी माना जाएगा कि जब कोई पर्सन अगर इंटॉक्सिकेशन में है और इंटॉक्सिकेशन में होने के बाद भी उसके पास क्या है, पर्टिकुलर इंटेंशन है उसकी या नॉलेज है, पर्टिकुलर इंटेंशन और नॉलेज उसकी है, तो ये हम उसको क्या मानेंगे, ऑफेंस मानेंगे। स्टूडेंट ये सेक्शन नंबर 24 बात करता है आपका वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, कि मैंने खुद से ही क्या किया, मैंने खुद से इंटॉक्सिकेशन किया, ठीक है, और मेरे माइंड में ऐसी इंटेंशन थी पहले से ही, और मेरे को पता था कि हाँ मैं अगर ये एक्ट करूँगा तो मैं ऑफेंस में आऊँगा, ठीक है, मुझे ये सब कुछ पता है, फिर भी मैं क्या कर रही हूँ, इंटॉक्सिकेशन में आके ऐसा कार्य कर रही हूँ, तो फिर मैं आपकी लायबल मान जाऊँगी। अब मैं ये नहीं कर सकती इसकी सर मुझे तो, मैंने तो इंटॉक्सिकेशन में आके ये काम किया, क्योंकि आप ये इंटॉक्सिकेशन मैं खुद से ही कर रही हूँ, ठीक है।
जिन मामलों में कोई कार्य किसी विशेष ज्ञान या इरादे के बिना अपराध नहीं माना जाता। ठीक है, ऐसे काम है जिसके लिए आपका इरादा होना और ज्ञान होना जरूरी है। उन मामलों में यदि कोई व्यक्ति नशे की अवस्था में वह कार्य करता है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा मानो उसने वही ज्ञान हो उस नशे जो उस नशे की अवस्था में ना होने पर होता। तो कोर्ट ये मान के चलेगी कि हाँ, मुझे अगर मैं नशे में नहीं होती तो मुझे जो नॉलेज और इंटेंशन होती मेरे अंदर, ठीक है, वही नॉलेज और इंटेंशन मुझे नशे में होने के बाद भी है। बशर्ते, लेकिन क्या होना चाहिए, बशर्ते कि उस नशे करने वाली वस्तु उसकी जानकारी के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध ना दी गई हो। और इस केस को अप्लाई होने के लिए यही होना चाहिए कि मुझे जो वो इंटॉक्सिकेशन जो सब्सटेंस दिया गया है, ठीक है, मुझे जो इंटॉक्सिकेशन सब्सटेंस दिया गया है वो मेरी इच्छा के विरुद्ध दिया गया हो। अगर मेरी इच्छा के विरुद्ध दिया गया हो तो मुझे एक्सेप्शन मिल जाएगा। अगर मैंने खुद से ही इंटॉक्सिकेशन किया है तो मुझे एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। तो कोर्ट ये मान के चलेगी कि हाँ, इसको इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में भी, मतलब नशे की हालत में भी इसको ऐसा नॉलेज और ऐसा इंटेंशन इसका मौजूद था। ओके, सेक्शन नंबर 24 ऑफ द कोड क्रिएट्स अ रूल ऑफ प्रिजम्पशन। सेक्शन नंबर 24 हमें एक प्रिजम्पशन के बारे में बता रहा है। ठीक है, अनुमान, जो आपके 3 तरह के अनुमान आप पढ़ते हैं, एविडेंस में शैल और कंक्लूसिव। ठीक है, तो ये बताता है हमें ऐसे प्रिजम्पशन के बारे में कि जो आपका कोर्ट है वो ये मान के ही चलेगा कि आपने इंटॉक्सिकेशन खुद से ही की है। पहले हम ये मान के चलेंगे कि आपने खुद से इंटॉक्सिकेशन किया। अब प्रूफ आपको करना होगा कि आपने क्या बोलते हैं, आपको इंटॉक्सिकेशन कराया गया है। ठीक है, ओके, कोई डाउट यहाँ तक? फिर स्टूडेंट आपका एक केस और आता है इसका, वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू 1956 का केस। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कोर्ट विल ओनली प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज एंड नॉट इंटेंशन एज मैंसिया। कोर्ट ये मान के चलेगी इसके अंदर कि सिर्फ आपके पास नॉलेज थी, हम इंटेंशन और मैंसिया की बात इसमें नहीं करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि हाँ, इस पर्सन को इतनी नॉलेज थी कि मैं अगर ये एक्ट करूँगा तो इसका ये कॉन्सिक्वेंस आएगा। ठीक है, हम आपकी इंटेंशन की मैंसिया की कोई बात नहीं करें। A person who get into the state of intoxication volatility is presumed to have the same knowledge as if he had it if he had not been intoxicated। और हम ये मान के चलेंगे कि जो पर्सन अभी इंटॉक्सिकेशन में है और उसने इंटॉक्सिकेशन खुद से लिया, तो हम ये मान के चलेंगे कि हाँ, इस पर्सन को ये नॉलेज जैसे कि कभी उनसे इंटॉक्सिकेशन किया ही ना हो। ठीक है, और आपकी ये प्रिजम्पशन हम रिवर्टेबल प्रिजम्पशन में लेंगे। अगर इन फ्यूचर आप कोई, क्या बोलते हैं, कोई ऐसे एविडेंस मौजूद कर देते हैं, पेश कर देते हैं, तो हम इस प्रिजम्पशन को अपना वापस ले लेंगे, मतलब हम इसके अंदर ये प्रिजम्पशन लेके नहीं चलेंगे, अन्यथा ये आपकी प्रिजम्पशन मान के चलेंगे। ठीक है, ये वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य 1956 का आपका मामला है। फिर एक और केस आता है रिलेटेड, सेम बात ही कही गई है, पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2020। ओके, नॉलेज इज टू बी प्रिज्यूम्ड इन द सेम मैनर एज इफ देयर इज नो ड्रंकनेस। हम ऐसे ही मान के चलेंगे कि उस पर्सन को नॉलेज थी, वैसे ही थी जैसे कि उसने होती, उसको तब नॉलेज होती जब उसने इंटॉक्सिकेशन नहीं किया होता। तो स्टूडेंट, ये दो केसेस सेक्शन नंबर 23 एंड 24 आपका इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड था। अब आगे वाले जो सेक्शन है आपके, आगे वाले सेक्शन जो है आपके वो कंसेंट से रिलेटेड है, सहमति से। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे वाले सेक्शन आपके। सेक्शन नंबर 25, act not intended and not known to be likely to cause death or grievous are done by consent। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है इसकी, अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। पेयर एक्ट आप कहते हैं नथिंग विच इज नॉट इंटेंडिंग टू कॉज डेथ, नथिंग विच इज नॉट इंटेंड टू कॉज डेथ, ऐसा कोई कार्य कि जिसके अंदर मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी डेथ करने की, मेरी इंटेंशन नहीं है डेथ करने की, ना मेरी इंटेंशन है ग्रीवियस हर्ट देने की। ठीक है, मेरी इंटेंशन नहीं है क्या करने की, ना ही डेथ देने की, ना ही घोर उत्पत्ति करने की, ये दोनों काम करने मेरी इंटेंशन नहीं है। और एंड विच इज़ नॉट नोन बाय द ड्यूअर, और मुझे पता भी नहीं है कि मेरे ऐसे कार्य से क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा या ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा। ठीक है, या तो क्या था, मेरी इंटेंशन नहीं है और ना ही मुझे नॉलेज है, 2 पॉइंट आ गए, इंटेंशन और नॉलेज दोनों भी नहीं है।
विच इट मे कॉज बी इंटेंट बाय द ड्यू टू एनी पर्सन अबव 18 ईयर्स ऑफ हु हैज गिवन कंसेंट। और क्या हुआ, और ऐसा काम करने के लिए हमने एक व्यक्ति, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट करके इसको आप अपने बैरक में भी हाईलाइट कर लीजिए, और ऐसे काम करने के लिए हमें किससे कंसर्न मिली हुई है, सहमति किससे मिली हुई है, 18 साल से जो बड़ा व्यक्ति है उससे। ठीक है, पहले स्टूडेंट आप इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। यहाँ पे आपको एग्जांपल लिखा हुआ ए एंड डी एग्री टू फ्रेंड्स विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट। दो व्यक्ति थे ए और जेड, उन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं, तलवारबाजी करते हैं। ठीक है, तलवारबाजी वाला गेम होता है, उन्होंने सोचा कि हम तलवारबाजी करते हैं। ठीक है, और दोनों की सहमति थी कि हम एक दूसरे को हार्म नहीं पता था उनको कि भाई हाँ कि इससे कहीं ना कोई छोटी मोटी चोट आ सकती है, भैया तलवारबाजी करेंगे तो किसी को हार्म हो सकता है। ठीक है, और उन दोनों ने बिना किसी फॉल्ट प्ले के, मतलब बिना ऐसे नहीं है कि एक बंदे ने गलत खेला हो या फिर इंटेंशनली काम किया हो, बिना इंटेंशन के वो वहाँ पे खेल रहे हैं। और खेलते खेलते क्या हुआ, ए से गलती से जेड को हर्ट हो गया। ठीक है, वो तलवारबाजी कर रहे थे और ए से गलती से जेड को हर्ट हो गया, तो हम ए को यहाँ पे कोई सज़ा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि देखो उन दोनों की कोई इंटेंशन नहीं थी, ना दोनों की इंटेंशन थी डेथ करने की, ना दोनों में से किसी की भी इंटेंशन थी ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने की। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया खत्म, दोनों की इंटेंशन नहीं थी, और ना ही दोनों जानते थे भाई आज हम लड़ेंगे तो आज ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों की नॉलेज भी नहीं थी, करने वाले की भी नॉलेज नहीं थी कि वो ऐसा करे। दोनों व्यक्ति आपके 18+ थे। ठीक है, और दोनों की सहमति थी खेलने की, दोनों ने मजे से खेलने की, दोनों की उम्र 18 साल से ज़्यादा की थी। तो अब इन मामलों में हम क्या कर देंगे, इन मामलों में हम उसे BNS के अंदर ऑफेंस नहीं मानेंगे आपका। ठीक है, और उसे आपका एक्सेप्शन में फॉल कर देंगे। इसके अंदर आपका जो आपका है 25। ठीक है, 25 सेक्शन के अंदर हम बात करें 18+ की। ओके, नेक्स्ट है आपका 26 सेक्शन 26 एक्ट नॉट इंटेंड टू कॉज डेथ डन बाय कंसर्ट इन गुड फेथ फॉर पर्सनल बेनिफिट। अब क्या हुआ स्टूडेंट, इसके अंदर होता है आपका बेयर एक्ट, देखिए आप, इसमें हमारी कोई इंटेंशन नहीं है डेथ करने की। ठीक है, इंटेंशन नहीं है डेथ करने की, और हमारे पास एक रीज़न भी है। ठीक है, विच इट मे कोज और इंटेंट, और हमें पता है कि भाई हमारी कोई इंटेंशन नहीं है डेथ करने की। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि हाँ हमारे इस एक्ट से कोई ना कोई किसी व्यक्ति को हार्म हो जाएगा, और हमें पता है कि जो करने वाला है उसको पता है, ना उसकी टेंशन नहीं है कुछ, लेकिन उसको पता है कि हाँ ऐसे करने से कोई हार्म हो सकता है किस पर्सन को, और जिस पर्सन को हम ऐसे कर रहे हैं उसके खुद के बेनिफिट के लिए, गुड फेथ के लिए हम क्या कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, और हमें उसकी सहमति भी मिली हुई है। ठीक है, तो अगर इस मामले में अगर कोई हार्म होता है या कुछ भी आपका ऑफेंस होता है, कोई हार्म होता है या कुछ भी आपका ऑफेंस होता है, तो जो डोअर है आपका, जो करने वाला व्यक्ति है, उसको क्या मिल जाएगा, एक्सेप्शन मिल जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको समझ आ जाएगा कि एक सर्जन है। ठीक है, ऑपरेशन करने वाला व्यक्ति है ए डॉक्टर। ठीक है, और वो नहीं चाहता कि जेड की डेथ हो, लेकिन जेड क्या है, वो पेनफुल कंप्लेंट से उसको, मतलब कि कोई उसको डिसीज़ है, उससे वो क्या कर रहा है, पीड़ित है, जो कि बहुत ही पेनफुल है। तो उसने कहा, जेड ए का कोई इंटेंशन नहीं है, ए डॉक्टर है वो उसको बचाना चाहता है, उसको कोई इंटेंशन नहीं है जेड को मारने का, और वो जेड के बेनिफिट के लिए ही क्या कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है। ठीक है, और किसकी सहमति से, जेड की सहमति से ऑपरेशन करेगा। कोई हर्ट होगा, उसको ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। ठीक है, ऑपरेशन करते समय, लेकिन ए क्या कर रहा है, उसको बचाने के लिए, और खुद जेड की परमिशन लेके कर रहा है ऐसा काम, तो फिर ए ने कोई आपका अपराध नहीं किया है, क्योंकि उसकी कोई इंटेंशन नहीं है डेथ करने की। ठीक है, ओके, ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट एक बार इसको देख लीजिए। पहले 25 में हमने क्या देखा कि सहमति दोनों की थी, 18 साल से प्लस के थे। ठीक है, सहमति थी दोनों की, वो गेम खेलने के, वो वाला आप याद कर लीजिए एग्जाम्पल। स्टूडेंट आप ये एग्जाम्पल याद कर लेंगे ना, तो आपको आसान हो जाएगा सेक्शन को समझने के लिए। ठीक है, इसमें क्या था, डॉक्टर का एग्जाम्पल था कि डॉक्टर ऑपरेशन करने गया, डॉक्टर का कोई इंटेंशन नहीं था डेथ करने की। ठीक है, उसने
जिस पर्सन का ऑपरेशन करता है उसकी ही सहमति ली है, उसी पर्सन की सहमति ली है, उसकी बेनिफिट के लिए काम किया है, तो भी उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। 27 बात करता है स्टूडेंट ऐसे व्यक्ति की जो कि आपका एक चाइल्ड है, जो व्यक्ति आपका एक चाइल्ड है या जो पर्सन आपका अनसाउंड माइंड है, ठीक है। अब उसके बेनिफिट के लिए, उसकी गुड फेथ के लिए हम कोई काम कर रहे हैं और गुड फेथ में हम अपने काम कर रहे हैं जो, और सहमति हम ले रहे हैं उनके गार्डियन से, ओके, तो भी हमें नहीं मिलेगा ऑफेंस के अंदर, हम फॉल आउट नहीं करेंगे। नथिंग विच इज़ डन इन अ गुड फेथ, हमने काम कैसे किया, गुड फेथ में किया, सद्भावना में किया। किसके लिए किया, एक तो जो आपका 12 ईयर से कम का बच्चा है उसके लिए, देख लीजिए ये लिखा हो, एक तो वो पर्सन जो आपका है वो 12 ईयर से कम का है, ठीक है, या वो पर्सन आपका अनसाउंड माइंड का है और हमने सहमति ली है, ठीक है, बाय सहमति कंसेंट ली है, या तो एक्सप्रेस ली है या फिर इम्प्लाइड ली है, ठीक है। किससे ली है, या तो गार्डियंस ली है, या तो उसके संरक्षक से ली है, गार्डियन से ली है, या कोई और पर्सन जो कि लॉफुल चार्ज था ऐसी सहमति देने के लिए, या तो किसी विधि के द्वारा कोई व्यक्ति ऐसा था जो उसकी सहमति दे सकता है, तो हमने उस पर्सन से क्या लिया है, सहमति ली है, और फिर हमने कोई काम किया है, ठीक है, तो हम ऑफेंस में फॉल आउट नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम ऑफेंस में फॉल आउट नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, उसका कोई ऑपरेशन होना है, तो डॉक्टर ने उनकी गार्डियन से सहमति लेकर उनका ऑपरेशन कर दिया, तो क्या होगा, आपका इसमें फॉल आउट नहीं होगा। लेकिन इसका प्रोवाइजो कहता है कि अगर वह इन पॉइंट्स में आता है, इन 4 पॉइंट में अगर आता है, तो उसको इसका अपवाद नहीं दिया जाएगा, उनको ऑफेंस आपका माना जाएगा। पहला पॉइंट वही कि उसकी इंटेंशन थी क्या करने की, डेथ करने की। अगर वो इंटेंशन उसकी डेथ करने की है तो हम उसको क्या नहीं देंगे, हम उसको इसका बेनिफिट नहीं देंगे। सेकंड, उसकी इंटेंशन है क्या करने की, ग्रीवियस हर्ट करने की, ठीक है। द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इज नॉट लाइकली टू कॉज डेथ फॉर एनी पर्पस अदर देन प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और द क्यूरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिसीज और इन्फर्मिटी। उसकी मंशा है क्या करने की, डेथ कारित करने की, लेकिन इसका ये पर्पस नहीं होना चाहिए, डेथ वो करना चाहता है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उसको डेथ बचा रहा हो या ग्रीवियस हर्ट बचा रहा हो तब उसकी डेथ होगी वो पर्सन की, या फिर कोई उसको डिसीज़ है उसको क्योर करा हो, डिसीज़ का कोई ऑपरेशन करा हो उसके अंदर कोई डेथ होगी, तो हम नहीं मानेंगे। हमने देखा कि उसकी इंटेंशन होनी चाहिए डेथ करने की और वो डेथ हो रही हो, उसकी इंटेंशन है ग्रीवियस हर्ट करने की, तो वो ग्रीवियस हर्ट उसका हो गया हो, ठीक है। या फिर वो अबैटमेंट कर रहा है, उकसा रहा है कोई ऐसा ऑफेंस करने के लिए, तो भी वो इसमें फॉल आउट करेगा। अगर देखिए स्टूडेंट, कोई व्यक्ति है आपका, वो किसी, कोई मान लो डॉक्टर है, उसने क्या किया, उसको पता है कि अगर मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा तो उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, उस बच्चे की डेथ हो जाएगी, तो ऐसे वालों को हम नहीं देंगे, ठीक है। अगर किसी को ग्रीवियस हर्ट है उसको करने के लिए, हम उसे प्रिवेंट करने के लिए कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको इसके अंदर एक्सेप्शन मिलेगा, ठीक है। और तीसरा है, अगर कोई ऐसे व्यक्ति है जो ग्रीवियस डिसीज से या इन्फर्मिटी से अगर वो बिलोंग करता है, कोई बीमारी उसका ऐसे है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कोई उसका इलाज कर रहे हैं, तो वो भी इसके अंदर आपका एक्सेप्शन में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 28, कंसेंट नॉट टू बी गिवन अंडर फियर ऑफ मिसकंसेप्शन। अब अगर हमने सहमति की बात हम कर रहे हैं हर जगह, अब हमने सहमति कैसे ली है, हमने सहमति ली है आपकी फियर में, डर में लाके उस व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को डराया धमकाया और फिर उससे सहमति ली, या फिर उसको भुलेखे में लाकर, ठीक है, उसका हमने कुछ और बताया और होना कुछ और है, तो मिसकंसेप्शन में लाके उससे हमने सहमति ली है, तो ऐसी सहमति हम इसमें आपकी नहीं मानेंगे, ठीक है। सहमति आपको पता है हमेशा फ्री होनी चाहिए, तो सहमति आपकी फ्री होनी चाहिए इसके अंदर भी, ठीक है। अगर कोई पर्सन को हम फियर में लाके कि उसको हम तुम्हें कोई इंजरी दे देंगे, ठीक है, अगर तुमने हमें सहमति नहीं दी तो हम तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, या फिर कोई इसको कोई फैक्ट की गलत जानकारी देके, कोई तथ्य कुछ और था हमने कुछ और बता के उससे सहमति ले ली हो, तो ऐसी सहमति हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। सहमति किसकी भी नहीं लेंगे, अगर कोई पर्सन आपका अनसाउंड माइंड का है तो उसकी सहमति आपकी नहीं मानी जाएगी। कोई व्यक्ति इंटॉक्सिकेशन है, ठीक है, कि वह समझ नहीं पा रहा है कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है, तो उस व्यक्ति की भी हम सहमति नहीं मानेंगे।
और 12 साल से अगर कम का व्यक्ति है, 12 साल से कम का अगर बच्चा है तो उसकी सहमति भी हम नहीं मानेंगे। ठीक है, फियर मिला के अनसाउंड माइंड, इंटॉक्सिकेशन, 12 ईयर्स, इन सब की सहमति आपकी नहीं मानी जाएगी। ये हिंदी में देख लीजिए आप। ओके, सेक्शन नंबर ये 28 इतनी बातें करता है कि सहमति आपकी, कंसेंट आपकी फ्री होनी चाहिए। ओके, exclusion of acts which are offense independently of harm caused। ऐसे एक्ट को छोड़ के, ठीक है, जो कि अपने आप में एक ऑफेंस माने जाते हैं। इसके अंदर क्या होगा आपका, द एक्सेप्शन इन सेक्शन 25, 26 and 27 does not extend to act which as offense independently of any harm which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person given the consent or on whose behalf the consent is given। जैसे आप ये देख लीजिए सेक्शन नंबर, इसका एग्जाम्पल देखिए आप। पहले एग्जाम्पल हम देखते हैं कि क्या हुआ। एक मिस कैरेज का मामला है, ठीक है। मिस कैरेज के मामले में उस मामले को छोड़ के कि जब वुमेन की लाइफ बचाना जरूरी है, उस मामले को छोड़ दो आप, कि अगर कोई सीरियस मामला है कि हमें मिस कैरेज करना ही पड़ रहा है, क्योंकि मिस कैरेज अगर नहीं करेंगे तो वीमेन की लाइफ को खतरा होगा, उस केस को छोड़ दीजिए आप। लेकिन अगर कोई वीमेन ऐसी है जिसको ऐसा कोई रिस्क नहीं है और वो फिर मिस कैरेज कर रही है, अब मिस कैरेज आपको पता है कि BNS अपने आप में एक ऑफेंस मान के चलता है, ठीक है। BNS के अंदर मिस कैरेज को हमने एक ऑफेंस माना है। तो ऐसा कोई एक्ट जो आपका इंडिपेंडेंटली खुद से ही क्या है, एक ऑफेंस है, और उस ऑफेंस को करने के लिए कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, आपको सहमति दे रहा है। अब देखिए मिस कैरेज के अंदर क्या होगा। मिस कैरेज में एक तो वीमेन की सहमति तो हम वीमेन की ले रहे हैं, ठीक है, सहमति तो हम वीमेन की ले रहे हैं, बट लाइफ का लॉस किसका हो रहा है, चाइल्ड का। लाइफ तो चाइल्ड की जाएगी ना। मिस कैरेज की सहमति वुमेन दे रही है, लेकिन लॉस किसका हो रहा है, चाइल्ड का, ठीक है, होगी इसकी गार्जियन। लेकिन इस मामले में क्या है, मिस कैरेज को हमने आपका मान के चला है ऑफेंस। मिस कैरेज को आपके हम ऑफेंस मान के चलते हैं। तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई मामला है जो खुद से ही आपका एक ऑफेंस है और उसके लिए कोई सहमति दे रहा है, तो हम आपकी सेक्शन नंबर 25, 26, 27 इन पे अप्लाई नहीं होगा आपका, ठीक है। लेकिन अगर मिस कैरेज की सहमति हम तब ले रहे हैं कि भाई इससे मदर को हार्म है, ठीक है, इसलिए हम मिस कैरेज कर रहे हैं, उसकी जान को खतरा है, तो हमें मिस कैरेज करना पड़ रहा है, तो हम इन सेक्शंस को आपका अप्लाई नहीं करेंगे। कौन सेक्शन को, सेक्शन नंबर 29 को। ओके, एग्ज़ाम इजी है, कोई ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको एक बार अपने आप पढ़ लीजिए। सेक्शन नंबर 30, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसर्न। सेक्शन नंबर 30 क्या है कि हमने गुड फेथ के अंदर हमें कोई काम किया है, हमने कोई गुड फेथ के अंदर काम किया है और हमने ऐसा कोई काम किया है बेनिफिट जो इससे किसी और पर्सन का बेनिफिट हो रहा है, लेकिन हम उसकी सहमति नहीं ले रहे। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मान लीजिए कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसके अंदर उस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा इंजरी आई है, ब्रूटल इंजरीज उस पर्सन को आई है, ठीक है। अब उसका हाथों हाथ ऑपरेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो उस पर्सन की डेथ कोज हो जाएगी। ऐसे मामले में हमने क्या किया, और वो पर्सन आपका क्या है, वो पर्सन आपका बेहोश है, ठीक है, वो पर्सन आपका अनकॉन्शियस है, ठीक है, वह सहमति नहीं दे सकता है, उसकी सहमति वह नहीं दे सकता है, तो हमने क्या किया, बिना उसकी सहमति के हमने उसको ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन में रिस्क है कि उसकी डेथ भी हो सकती है और वो बच भी सकता है, लेकिन ऑपरेशन करना ज़रूरी है। क्या हमारे मन में कोई इंटेंशन है उसको मारने की? नहीं, हमारे मन में कोई इंटेंशन नहीं है। हम काम कर रहे हैं, आपका गुड फेथ में काम कर रहे हैं और उसके लिए हमने सहमति भी नहीं ली है, ठीक है। तो ऐसे जब मामले आते हैं, एमरजेंसी के मामले, इसको आप एमरजेंसी केस भी कह सकते हैं। जब आपके एमरजेंसी के मामले आते हैं, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, बचाने के लिए हमें ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं बिना उसकी सहमति के। तो ऐसे मामले भी आपके किस में आएंगे, एक्सेप्शन में फॉल आउट करेंगे। लेकिन अगर हमारी इंटेंशन है डेथ कॉज करने की, ग्रीवियस हर्ट की, या फिर हमने क्या किया, अबेटमेंट किया है, ठीक है, डेथ कॉज करने की हमारी इंटेंशन है, ग्रीवियस हर्ट की हमारी इंटेंशन है, या फिर हमने अबेटमेंट किया है
उकसाया है तो हम इसमें आपके फॉल आउट नहीं करेंगे, तब आपको सज़ा मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर, इसके स्टूडेंट एक कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसके अंदर क्या हुआ, जेड, पहले एग्जांपल में जेड जो था वो घोड़े से गिर गया, हॉर्स से वो गिर गया, उसको इंजरीज आ गई, तो उसके कारण ए को उसका ऑपरेशन करना पड़ा बिना उसके परमिशन के। तो ये आप गुड फेथ में काम हो रहा है, तो हम इसमें फॉल आउट नहीं करेंगे, मतलब ऑफेंस इसको नहीं मानेंगे। सेकंड क्या है कि जेड को कोई टाइगर उठा के ले गया, ठीक है, टाइगर उठा के ले गया, तो ए ने क्या किया, गोली से शूट किया। अब ए को पता है कि गोली टाइगर को भी लग सकती है और जेड को भी लग सकती है, लेकिन जेड की जान बचाने के लिए उसने बुलेट से फायरिंग की। ठीक है, तो फिर जब उसने फायरिंग की तो फिर इसके दोनों चांसेस बनते हैं, लेकिन हम इसको ऑफेंस नहीं मानेंगे क्योंकि उसको बचाने के लिए एमरजेंसी के मामले में हमने उसको क्या किया, फायर किया। नेक्स्ट है ए, एक सर्जन है आपका जिसने देखा कि चाइल्ड जो सफ़र कर रहा है किसी एक्सीडेंट से और उसके अंदर एक्सीडेंट में उसका ऑपरेशन कर दिया उसने, तो भी हम उसको ऑफेंस नहीं मानेंगे। मेनली आपको पता है ऑफेंस वाले ऑपरेशन वाले लगभग सारे केसेस इसमें फॉल आउट करेंगे। ए क्या है, उसने देखा कि एक आग लगी है फायर के अंदर, ठीक है, आग लगी है घर में, ठीक है, एक हाउस के अंदर क्या हुआ, फायर लग गई, आग लग गई, ठीक है, जिसके अंदर एक चाइल्ड है जेड, विद जेड अ चाइल्ड। और फिर क्या किया, जो नीचे पर्सन होते हैं उन्होंने ब्लैंकेट ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है, और उसने ए ने क्या किया, उस बच्चे को नीचे फेंका। अब उसको फेंकना इमरजेंसी में जरूरी था कि नहीं तो बच्चा मर जाता, तो उसने क्या किया, उसको फेंका, तो वो भी आपका ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ओके, तो हमने देखा जितने भी इमरजेंसी के मामले हैं जिसमें हमें जान बचाने के लिए कोई ना कोई आपका ऐसा रिस्क लेना पड़ रहा है, वो सारे आपके इसमें सेक्शन में फॉल आउट कर रहे हैं और ये सारे आपके अपवाद आएंगे। ठीक है, फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पेक्यूनरी बेनिफिट के लिए, मतलब पैसों के लिए ही सेक्शन नंबर 26, 27 कर रहा है, तो वो इसमें फॉलो आउट नहीं होगा। ठीक है, पैसे से बेनिफिट नहीं होना चाहिए आपका इसके अंदर। फिर ये है आपका कंसेंट क्या होती है, सहमति क्या होती है। जब हम सेक्शन 25, 26 और 30 की बात करते हैं तब हम सहमति की बात करते हैं, जो कि सहमति हमारा ऑफेंस में मिल देते हैं। हम यहाँ पे सहमति देते हैं उन अपराध में जो आपके या तो ह्यूमन के खिलाफ होगी या फिर आपके प्रॉपर्टी के खिलाफ होगी। ठीक है, अगर कोई अपराध आपका मानव से रिलेटेड है या फिर आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उसमें हम सहमति दे रहे हैं, तब हम बात कर रहे हैं आपके सेक्शन 25, 26, 27 और 30 की। ठीक है, इसके अंदर मैक्सिम आती है वॉलेंट्री नॉन फिट इंजरिया, ही हु कंसर्न सफर नो हार्म, कि अगर किसी व्यक्ति ने खुद से ही सहमति दे दी है तो अब उसको हम क्या करेंगे, अब हम उसको हार्म इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, मैन इज बेस्ट जज ऑफ हिमसेल्फ एंड नो मैन विल कंसर्न टू व्हाट ही कंसिडर्ड इंजीरियस टू हिज इंटरेस्ट। एक मैन जो है वो खुद के बारे में अच्छा सोच सकता है, तो वह कभी भी ऐसी बात की सहमति नहीं देगा जिससे कि उसको खुद को इंजरी हो रही है। ओके, इस मैगजीन है आपकी। फिर आपके साथ है दिलीप सिंह @ दिलीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, इसके अंदर बात आपकी ये कि जो सहमति है आपकी वो आपकी फियर या फिर मिसकंसेप्शन से नहीं लेनी चाहिए। सहमति आपकी फियर और इसमें मिसकंसेप्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गलत फहमी या फिर भय में नहीं होनी चाहिए। और हमने देखा था कि हम किन किन जनों की सहमति हम नहीं मानेंगे, या तो फियर में दी गई हो वो नहीं मानेंगे, या फिर मिसकंसेप्शन में नहीं मानेंगे, अगर वो 12 साल से छोटे का है तो नहीं मानेंगे, अनसाउंड माइंड का है तो नहीं मानेंगे। ठीक है, इनसेन है, अनसाउंड माइंड का है, इंटॉक्सिकेशन में है तो नहीं मानेंगे। ठीक है, इनको हम आपकी कंसर्न नहीं मानेंगे। ओके, फिर आता है स्टूडेंट आपका सेक्शन नंबर 31, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपने मान लीजिए कोई कम्युनिकेशन आपने तो गुड फेथ में किया, लेकिन उस कम्युनिकेशन के होने के कारण क्या हुआ, उस संचार के होने के कारण कोई ऑफेंस हो गया, किसी को हानि हो गई। हम इसके अंदर एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए आपका एक सर्जन है, डॉक्टर है, ठीक है, जिसने कि क्या कहा, जिसने कि एक पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में बताया
और बीमारी के बारे में सुनते ही उस पर्सन को इतना शौक लगा कि उसकी हाथों हाथ डेथ होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हम उस जो ए सर्जन है उसको हम ऑफेंडर मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि उसने क्या किया, उसने गुड फेथ में, उसका काम था, ड्यूटी था कि वह उस पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में बताए। तो उसने क्या किया, उसने गुड फेथ के अंदर कम्युनिकेशन किया। वो नहीं चाहता था किसी भी को पर्सन को हार्म पहुंचाना। ठीक है, किसी पर्सन को हार्म हो वह नहीं चाहता था, उसकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। उन्होंने गुड फेथ में किया, विदाउट एनी हार्म किया, तो इसलिए इस पर्सन को बेनिफिट मिलेगा और उसको ऑफेंडर नहीं माना जाएगा। तो ये हो गया आपका कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 32, एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट, कि हमने किसी से सहमति ली, किसी की सहमति हमने ली, कैसे उसको डरा धमका के। ठीक है, या फिर किसी भी व्यक्ति से हमने कोई ऑफेंस कराया है, किसी व्यक्ति से कोई ऑफेंस कराया है लेकिन हमने उसको ऑफेंस के लिए धमकाया है। तो जिस व्यक्ति को हमने धमकाया है ना, जिस व्यक्ति को हमने थ्रेट कराया है, वो व्यक्ति आपका बीएनएस में लाइबल नहीं है, मतलब वो ऑफेंडर आपका नहीं माना जाएगा। बीएनएस में वो पर्सन लाइबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर्सन को खुद को ही धमकाया गया था कि अगर आपने ये ऑफेंस नहीं किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, लेकिन अगर हम किसी को धमका कर, किसी व्यक्ति को पता है कि इस व्यक्ति ने मुझे धमकाया है लेकिन मेरे से क्या कराता है, मर्डर करवा रहा है, या फिर किसी स्टेट के खिलाफ कोई ऑफेंस करा रहा है। ठीक है, तो इन मामलों को छोड़ के इन मामलों में फिर भी सज़ा मिलेगी। अगर किसी ने धमकाकर आपसे मर्डर करवाया है या फिर स्टेट के खिलाफ कोई ऑफेंस कराया है तो भी आप लाइबल होंगे। लेकिन अगर ये दो मामले आपके नहीं हैं तो बाकी मामलों में आप लाइबल नहीं होंगे। ठीक है, एक पर्सन है जिससे क्या कराया गया, कोई ऑफेंस कराया गया, उसको धमका के, थ्रेट डाल के, और धमकाया कब गया, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जब उसको वो काम करना था उसी टाइम पे उसको धमकाया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके पास बहुत सारा टाइम था कि वह पुलिस की हेल्प ले सकता है, किसी और पर्सन की हेल्प ले सकता है, ऐसा नहीं था। उसे उसी टाइम पे धमकाया गया और उससे वो ऑफेंस करवाया गया। ठीक है, किस चीज़ का किस चीज़ से धमकाया गया कि या तो हम आपको मार देंगे, इंस्टेंट डेथ टू द पर्सन, कि अगर आपने ऐसे काम नहीं किया तो हम किसी को मार देंगे या किसी और को मार देंगे। ठीक है, या तो आपको मार देंगे या किसी और को, इंस्टेंट डेथ का उसको क्या दिया गया, हमने थ्रेट दिया। तो ऐसे पर्सन अब आपके इस बीएनएस में फॉल आउट नहीं करेंगे, इनको हम एक्सेप्शन दे देंगे। ठीक है, लेकिन कोई पर्सन ऐसा है, person doing the act did not of his own accord and for reason of apprehension of harm to himself short of instant death place himself in the situation of being he is subject to the constant। मतलब क्या हुआ इसके अंदर, देख लीजिए एग्जांपल देखिए आप, एक पर्सन है। ठीक है, उसने जाके एक गैंग आपकी कर ली ज्वाइन, इसने खुद से जाके इस गैंग को ज्वाइन किया। ठीक है, इसने खुद से जाके इस गैंग को ज्वाइन किया। अब गैंग को ज्वाइन करने के बाद अभी गैंग वाले उसको धमका रहे हैं कि अगर तूने बी का मर्डर नहीं किया, मतलब बी के साथ कोई ऑफेंस नहीं किया, मर्डर नहीं लेंगे हम, बी के साथ कोई ऑफेंस नहीं किया अगर आपने, ठीक है, तो हम तुम्हें मार देंगे, डेथ कर देंगे। तो अब इस ए पर्सन को क्या नहीं मिलेगा, ए पर्सन को आपका एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि खुद से इसने इस गैंग को ज्वाइन किया। अब आप गैंग को ज्वाइन करोगे तो वो तो ऑफेंस कराएंगे ही आपसे। ठीक है, तो ऐसे मामलों में क्या है, आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, आपको अपवाद नहीं मिलेगा। यही बात इसकी प्रोवाइजो आपको कह रहा है। ठीक है, कि आपने खुद को ही आप ऐसी सिचुएशन में डाला है, खुद को ही आपने उस सिचुएशन में डाला है, तो बाद में आपको इस बात का एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे गैंग ऑफ डिकैट वाली बात कर ली इसके अंदर। ठीक है, अब गैंग ऑफ डिकैट कह रहे हैं कि आप इंस्टेंट डेथ कर देंगे अगर आपने ऑफेंस नहीं किया। या फिर कोई एग्जाम्पल और लेके चलते हैं कि एक कोई आपका स्मिथ है। ठीक है, कोई कोई क्या बोलते हैं उसको, लुहार है, उसको बोला कि आप इस गेट को तोड़ दीजिए, हमें क्या करना है, डकैती करनी है, इस गेट को तोड़ दीजिए। तो उसको पर्सन धमका रहे कि अगर तुमने गेट नहीं तोड़ा तो हम आपको मार देंगे। तो ऐसे मामलों में, अब उस स्मिथ की तो गलती नहीं है, ये तो उसको मार देंगे, तो ऐसे मामलों में स्मिथ को तो क्या मिल जाएगा, आपका
एक्सेप्शन मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर इंस्टेंट ऑफ डेथ का खतरा है और इसके लिए वह ऐसा ऑफेंस कर रहा है, ठीक है। इसकी मैक्सिम आती है कि जो एक्ट मेरे द्वारा किए गए हैं बिना मेरे विल के, उसके लिए मुझे ऑफेंस नहीं होगा, वो ऑफेंस नहीं होगा। अगर मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे से कोई काम कराया जा रहा है तो वह ऑफेंस में नहीं आएगा। ये आपका एक मैक्सिम है, ठीक है। लास्ट सेक्शन, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। ऐसे आपके एक्ट जिससे क्या होता है, कुछ छोटा मोटा हार्म है सिर्फ, ठीक है। जैसे आप बस में जा रहे हैं तो एक पर्सन ने आपको हल्का धक्का लगा, इतनी भीड़ थी कि एक पर्सन से आपको धक्का लग गया, तो ये छोटे मोटे हार्म होते हैं। इसके लिए हम क्या नहीं करते, इसके लिए हम सज़ा नहीं करते, ठीक है। इंटेंशन वगैरह नहीं होती, लेकिन वो नॉर्मल हार्म हो जाता है, ठीक है। ऑर्डिनरी सेंस में टेम्पो वुड कंप्लेन ऑफ सच हार्म। कोई भी बात इस कारण से अपराध नहीं है कि वह किसी प्रकार की हानि पहुंचाती है या हानि पहुंचाने का इरादा रखती है या ये ज्ञात है कि इससे हानि होने की संभावना है। यदि वह हानि इतनी मामूली है कि सामान्य समझ और संभावना वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी हानि की शिकायत नहीं करेगा, ठीक है, तो वो आपका इसमें फॉल आउट करेगा और ऐसे मामलों की सज़ा आपको नहीं मिलेगी। मैक्सिम आपकी डी मिनिमम नॉन क्वेट लेक्स लॉ ऑफ प्रेजेंस, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट, आज का लेक्चर था हमारा ये, ठीक है। आज हमने देखा एक्सेप्शंस देखे आपके कि कौन कौन से ऐसे एक्ट्स है आपके जो ऑफेंस में फॉल आउट नहीं करेंगे, बीएनएस के ऑफेंस की डेफिनेशन में वो फॉल आउट नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।